होगी चालू। Good morning, students. Today, I'm your English teacher, Alka Sharma, is going to take very important topic of yours known as translation. ट्रांसलेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप इंग्लिश की बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। अगर आपने लॉकडाउन में इस टॉपिक पर मेहनत कर ली तो यकीन करना जब हम मिलेंगे तो आपके अंदर एक नया उत्साह होगा, नई उमंग होगी और इंग्लिश का डर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल शुरू से सिखाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप। बस आपको मेरा साथ देना है। जो मैं आपको सिखाऊं उसे मन से सीखना है, जो होमवर्क दूं उसे करना है। अगर समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। आप शाम को 5 से 7 के बीच में मुझसे पूछ सकते हैं। ये रूल्स जो है अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी में भी मतलब नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, अंग्रेजी को लेकर आपके मन में डर रहता है, उसी डर को मुझे मिटाना है और ये डर ट्रांसलेशन ही दूर कर मतलब आपके जो डर है ये इस डर को ट्रांसलेशन ही दूर कर सकती है। क्योंकि जो आप हिंदी में बोलते हो यदि आप उसको वैसे की वैसे इंग्लिश में बोल लेते हो तो इसका मतलब आपको इंग्लिश आती है। उदाहरण के लिए, जो कुछ मैं हिंदी में बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ मैं हिंदी में बोल रही हूँ, वॉट एवर आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, उसको मैं एज इट इज़ इंग्लिश में बोल रही हूँ। आई एम स्पीकिंग द सेम एज इट इज़ इन इंग्लिश। इसका मतलब इट मीन्स मुझे इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन्स आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन इंग्लिश। देखा आपने, जो भी मैंने इंग्लिश में बोला, वॉट एवर आई स्पोक इन इंग्लिश, मैंने उसे जो भी मैंने हिंदी में बोला, आई एम सॉरी, वॉट एवर आई स्पोक इन हिंदी, मैंने उसको बिल्कुल वैसे के वैसे इंग्लिश में बोल दिया। आई स्पोक द सेम एज इट इज़ इन इंग्लिश। ठीक ऐसा ही मैं आपसे चाहती हूँ। ट्रांसलेशन पर जोर इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि आपको प्रोज अर्थात गद्य, पोइट्री अर्थात पद्य की व्याख्या करनी होगी, लॉन्ग आंसर्स करने होंगे। अगर आप ट्रांसलेशन में परफेक्ट हो गए तो आपको ना तो व्याख्या में परेशानी होगी और ना ही लॉन्ग आंसर्स वगैरह में और ना ही एसेज में। बैकग्राउंड थोड़ी लंबी हो गई ना, लेकिन ज़रूरी भी थी। अब देखिए, हम ट्रांसलेशन की शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। उसके लिए मैंने चुना है वर्ब। अब वर्ब की परिभाषा क्या है? ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब, अर्थात जितने भी किए जाने वाले काम हैं वो समस्त क्रिया है। जैसे सिंगिंग, डांसिंग, रनिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये दो तरह के होते हैं। वर्ब दो तरह की होती है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव यानी सकर्मक, इनट्रांजिटिव यानी अकर्मक। इसका जिक्र हम बाद में करेंगे, जब हम वॉइस पर आएंगे, जब हम टेंस पर आएंगे तब। लेकिन इस वर्ब का एक दूसरा रूप भी होता है जिसे हम चाहे तो नॉन एक्शन वर्ब कह दें, चाहे तो हम ऑक्सिलरी कह दें, चाहे तो हम हेल्पिंग वर्ब कह दें या स्पेशल वर्ब कह दें। अब इस स्पेशल वर्ब, ऑक्सिलरी, नॉन एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा है प्राइमरी, फर्स्ट पार्ट इज प्राइमरी, और दूसरा हिस्सा अर्थात द सेकेंड पार्ट इज मॉडल। प्राइमरी में 3 ग्रुप हैं, बी, डू और हैव।
बी में 5 मेंबर हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। बच्चे चाहें अब इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, क्योंकि अब आपके रूल स्टार्ट हो गए हैं। देखिए प्राइमरी के 3 ग्रुप बताए मैंने, बी, डू, हैव। बी में 5 मेंबर, इज, एम, आर, वॉज, वर। डू के 3 मेंबर, डू, डज, डिड। हैव के 3 मेंबर, हैज़, हैव, हैड। मॉडल, उसके बाद जो दूसरा पार्ट है मॉडल, उसमें 12 मेंबर हैं, विल, शैल, कैन, मे। वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, डेयर, नीड। अब टेंसेस पर जाने से पहले हम, जैसा कि सभी भाषाओं में समय का विभाजन 3 ही हिस्सों में है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, समय 3 हिस्सों में ही बांटा जाता है, वर्तमान, भूत, भविष्य। द सेम इज इन इंग्लिश, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देखिए प्रेजेंट के लिए तो हमारे पास आ गए इज, एम, आर। फिर से सुनिएगा, प्रेजेंट में आ गए इज, एम, आर। पास्ट में आ गए वॉज, वर। अब फ्यूचर के लिए हम क्या करेंगे? फ्यूचर के लिए हम 2 मॉडल लेंगे, विल और शैल। तो ये बन जाएंगे विल बी और शैल बी। बैकग्राउंड समझ में आई? प्रेजेंट के लिए लिया हमने इज, एम, आर। पास्ट के लिए लिया हमने वॉज, वर। फ्यूचर के लिए लिया हमने विल और शैल, उसमें लगा दिया हमने बी, तो वो बन गया विल बी और शैल बी। अब देखिए प्रेजेंट में जो इज है वो है, एम, हूँ, आर, हो। है, हूँ, हो। इज है, एम, हूँ, आर, हो। पास्ट में वॉज, वर। वॉज है था, थी, वर है थे। फ्यूचर में विल बी, शैल बी, होगा, होगी, होंगे। अब बात आती है इस बी ग्रुप की, जिसका हमने डिस्कशन किया है, ये क्या है। जब भी कोई आपसे पूछे कि ये बी ग्रुप क्या है, तो बी ग्रुप की विशेषता ये है कि जब तक ये एक्शन वर्ड के बिना है, एक्शन वर्ड अर्थात क्रिया, जो जिसमें सिंगिंग, डांसिंग, रनिंग जो मैंने आपको पहले बताए थे, जब तक ये उनके बिना है, ये सिर्फ किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव का होना या ना होना बताता है। ध्यान से सुनिएगा, बी ग्रुप, कोई जब हमसे सवाल करता है कि बी ग्रुप की विशेषता क्या है या बी ग्रुप क्या है, तो हम ये कहेंगे कि बी ग्रुप है किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव का होना या ना होना। जैसे व्यक्ति की, राम मेरा भाई है, राम इज़ माई ब्रदर, करेक्ट। वस्तु में देखिए, ये टेबल मेरी है, दिस टेबल इज माइन। भाव, प्रसन्नता स्वाभाविक है, हैप्पीनेस इज नेचुरल, करेक्ट। क्लियर हो गया आपको? अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मैंने आपको, मेरा नंबर आपके पास है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं फिर दोबारा दोहरा रही हूँ। अब एग्जाम्पल देखिए स्टेप बाय स्टेप, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। अब देखिए मैं के लिए आ गया आई, हूँ के लिए आ गया एम, आपकी, यो, इंग्लिश टीचर। तो सेंटेंस कैसे बना मेरा? आई एम योर इंग्लिश टीचर। अब पास्ट में देखिए, पास्ट में 2019 में 11th के स्टूडेंट्स 10th में थे। 2019 में 11th के स्टूडेंट्स 10th में थे, तो सब्जेक्ट है हमारा द स्टूडेंट्स ऑफ 11th। थे के लिए आ गया वर, मे के लिए आ गया इन, 10th, फिर ईयर के लिए इन 2019। क्या सेंटेंस बना? द स्टूडेंट्स ऑफ 11th वर इन
10th in 2019। अब फ्यूचर में देखिए 11th के स्टूडेंट्स 2020 में 12th में होंगे। फ्यूचर का देखिए 11th के स्टूडेंट्स 2020 में 12th में होंगे। कैसे बनाया सेंटेंस मैंने? सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स ऑफ 11th, होंगे विल बी, मे इन 12th इन 2020। क्लियर हुआ? अब इस बी ग्रुप की ट्रांसलेशन को करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा, और उसे चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में मैंने टेंस लिया पहले प्रेजेंट, उसका फॉर्मूला बना सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सीता मेरी छोटी बहन है, सब्जेक्ट है सीता, आ गया, है के लिए आ गया इज, ऑब्जेक्ट हो गया माय यंगर सिस्टर। सेंटेंस कैसे बना? सीता इज माय यंगर सिस्टर। पास्ट में देखिए सब्जेक्ट वॉज वर, ऑब्जेक्ट। राम प्यासा था, सब्जेक्ट हो गया राम, था के लिए आ गया वॉज, ऑब्जेक्ट होगा प्यासा। तो सेंटेंस क्या बना? राम वॉज थर्स्टी। अब फ्यूचर में देखिए सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम घर पर होगा, देखिए सब्जेक्ट है राम, होगा के लिए लिया मैंने विल बी, और ऑब्जेक्ट हो गया एट होम। राम घर पे होगा, तो राम विल बी एट होम। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आया होगा आपके। नेगेटिव पे जब हम आते हैं तो सेम फॉर्मूला चलेगा, सब्जेक्ट इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं भूखा नहीं हूँ, तो सब्जेक्ट हो गया मैं, आई, हूँ के लिए लगाया मैंने एम नॉट, आई एम नॉट, ऑब्जेक्ट हो गया हंग्री। मैं भूखा नहीं हूँ, आई एम नॉट हंग्री। पास्ट में देखिए सेम, सब्जेक्ट वॉज नॉट, वर नॉट, ऑब्जेक्ट। मोहन प्यासा नहीं था, सब्जेक्ट मोहन, था के लिए मैंने लिया वॉज नॉट, ऑब्जेक्ट हो गया थर्स्टी। मोहन प्यासा नहीं था, मोहन वॉज नॉट थर्स्टी। अब फ्यूचर में देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फ्यूचर में जो ये नॉट है ये विल बी और शैल बी के बीच में लगेगा, अर्थात विल नॉट बी और शैल नॉट बी। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल नॉट बी, फिर उसके बाद या शैल नॉट बी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि नॉट का प्रयोग आपको विल बी और शैल बी के बीच में करना है। जैसे मोहन भूखा नहीं होगा, मोहन भूखा नहीं होगा, तो सेंटेंस कैसे बनेगा मेरा? सब्जेक्ट है मोहन, विल नॉट बी होगा के लिए, और ऑब्जेक्ट हो गया हंग्री, तो मोहन विल नॉट बी हंग्री, बन गया सेंटेंस। अब जब हम इंटेरोगेटिव पर आते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक तो क्या से शुरू होने वाले और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। जो क्या से शुरू होने पर हम क्या करेंगे? क्या से शुरू होने पर हम जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं उनको बाहर ले लेंगे सबको। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में इज एम आर बाहर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और विशेष ध्यान जो आपको रखना है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह का, जो बहुत ज़रूरी है। इंटेरोगेटिव की पहचान ही प्रश्नवाचक चिन्ह है। जैसे क्या मैं बीमार हूँ, तो क्या के लिए हूँ पहले आ गया, तो एम, फिर आ गया सब्जेक्ट आई, फिर आ गया ऑब्जेक्ट इल। तो सेंटेंस कैसे बना मेरा? एम आई इल, क्वेश्चन मार्क। पास्ट में वॉज वर पहले आ जाएगा,
फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या आप बाजार में थे? क्या आप बाजार में थे? अब देखिए, थे के लिए पहले मैंने निकाल लिया वर, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, ऑब्जेक्ट हो गया इन द मार्केट। तो सेंटेंस कैसे बना? वर यू इन द मार्केट? क्या आप बाजार में थे? अब फ्यूचर में आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आपने उसमें विल नॉट बी और शैल नॉट भी बताया था मैंने आपको कि विल बी और शैल बी के बीच में नॉट था, ऐसे ही इसमें क्या होगा, इसमें बी जो है वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, अर्थात विल शैल पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर नॉट भी आ गया तो सब्जेक्ट, मतलब पहले विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट बी और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मोहन परेशान होगा? तो विल मोहन बी डिस्टर्ब? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने पर क्या करना है, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमें इनसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। प्रेजेंट है तो क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद इज ए वन, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे आप कौन हो? अब कौन की इंग्लिश हुई हु, हो के लिए लगा दिया आर, और सब्जेक्ट है यू, उसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हु आर यू, आप कौन हो। पास्ट में क्वेश्चन वर्ड, फिर वॉज वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे मोहन कल कहाँ था? कहाँ था, कहाँ के लिए मैंने लिया वेयर पहले, फिर मोहन चूँकि एक वचन है तो मैंने ले लिया वॉज। वेयर वॉज मोहन यस्टरडे? कल मोहन कहाँ था? तो वेयर वॉज मोहन यस्टरडे। अब फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में मैंने जैसे आपको बताया था कि बी सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, विल शैल पहले आएंगे। जैसे कल मोहन कहाँ होगा? कहाँ होगा, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया वेयर, फिर लिया मैंने विल, फिर लिया मैंने मोहन को, फिर लगाया मैंने बी, और फिर लगाया मैंने टुमारो। तो सेंटेंस मेरा कैसे बना? वेयर विल मोहन बी टुमारो। क्लियर? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, अगेन आई रिपीटिंग द सेम, you have my WhatsApp number, you can call me between 5 to 7 in the evening, and whatever problem you have you can discuss with me. Okay, we'll meet in the next meeting. Okay, till then, bye bye. उसके आगे अब जो बात आती है B2C की, ये सब की, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है।